नमस्कार दोस्तों, वेल्डन इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं सनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद कभी हार नहीं मानी, कभी मजदूरी की तो कभी रेजा का काम किया, लेकिन शिक्षा का दामन थामे रखा। ये ना कि झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बन चुकी है मुन्नावती कुमारी। किसी के अंदर की प्रतिभा ना तो गरीबी देखती है और ना ही अमीरी, ना काल, ना स्थान और ना ही समय। इसी क्रम में रांची से लगभग 42 किलोमीटर दूर दोलेंचा गांव आज लोगों के लिए, विशेषकर गरीबी के दंश झेल रहे वैसे लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, उन्हीं लोगों से निकली एक युवती समाज के लिए उदाहरण बन गई है। ये धारा प्रवाह संस्कृत में बात कर सकते हैं। इनके लिए संस्कृत एक महज एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इसमें किसी भी विषय पे धारा प्रवाह बात कर सकती हैं। बच्चों के लिए ही नहीं वरन पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि यह ठान ले कि उसे हार नहीं मानना है जीवन में, और वह अगर इस बात को ठान ले, समझ ले कि उसमें क्या काबिलियत है, वह अपनी विल पावर और लगन से अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। हम अक्सर अपने आसपास चौराहों पर, इमारतों में मजदूर रेजा कुली को काम करते हुए तो देखते हैं। गरीबी की दंश झेल रहे ये मजदूर रेजा जीवन भर 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते रहते हैं। हम लोग है सो और हम लोग भी लेबर उबर करने लगे। उसके बाद कुछ हम लोग भी इसको सहयोग किए। उसके बाद है सो ये है सो वहाँ चल गई। ये बोल रही थी कि नहीं हम है सो दाई का काम करेंगे लेकिन पढ़ेंगे, कहने लगी। उसके बाद है सो जो लोग 1-2 गो टीचर है सो वही डिम्बा जो स्कूल है आपका मनहा टोंगरी, वहाँ गई। तो उसके बाद वहाँ के बाद वो लोग बोला कि नहीं चलो हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लालपुर चौक के आसपास है घर हम लोग का, कह के वो लोग ले जाएंगे बोले। तो पिताजी बोले कि नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कह के नहीं भेजे। उसके बाद वही अंतराल ने हम लोग है सो पैसा कुछ हो गया। पैसा होने के बाद लेबर तेबर करके उसके बाद इसका है सो एडमिशन हम लोग करवा दिए। एडमिशन करवाने लगे तो उसके बाद है सो यहीं से दुलैचा से डेली आना जाना है सो करने लगी। और करते करते ही है सो इंटर ने भी अच्छा डिवीज़न पास की। उसके बाद है सो बीए ने गई तो बीए ने भी अच्छा डिवीज़न पास करने गई, हो गया पास की। उसके बाद वहाँ है सो कुछ लेक्चरर प्रोफेसर भी बोले कि नहीं ये लोग का बच्चा सब 3-4 गो बच्चा यहीं पढ़ रहा है तो कुछ फीस है सो माफ़ कर देंगे, कह के प्रिंसिपल साहब बोले। और कुछ है सो पैसा वैसा है सो माफ़ किए और उसी में है सो हम लोग और पढ़ते गए, जिसमें राजेंद्र तिवारी प्रिंसिपल थे उस समय। वो गुने उरांव भी थे। अभी है सो करीब 1 सप्ताह पहले है सो वो डेथ कर गए। वो बहुत ही अच्छा आदमी थे। उसके बाद बीके मिश्रा जो अभी प्रोफेसर हैं रांची में, वो भी बहुत हम लोग को सहयोग किए। कुछ कभी काल पैसा वैसा कमी होता था आने जाने में तो 10-20 रुपया हम लोग को देते थे। इसी भीड़ से निकली एक युवती जिसने कभी रेजा का काम तो कभी किसी के बगीचे में पेड़ लगाया तथा कभी बाजार में सब्जी बेचा, और इस तरह काम करते हुए भी अपनी गरीबी से लड़ने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया और आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी मुन्नावती कुमारी। मुन्नावती पढ़ने लिखने में बहुत गरीबताई के साथ पढ़ी है। इनके बाबूजी का स्थिति बहुत खराब था। उनको पढ़ाने लिखाने में उनको ज़मीन तक भी बेचना पड़ा सर। इसी तरह उनके बाबूजी की स्थिति बहुत ख़राब होते हुए पढ़ी है और बीच बीच में पढ़ाई छोड़ भी दी थी। उसके बाद लेबर कुली का काम करते थे, ईंटा भी ढोने का काम करती थी। कोई बनिहार जैसे कुली चलाते थे तो जाते थे, ऐसा कर कर के वो पढ़ी लिखी है सर। अभी पूरा गांव में माहौल अच्छा है सर, सब इनका नाम करते हैं और लड़के सबको भी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग के यहाँ देहात में तो सुविधा नहीं है, लेकिन बाहर भी इधर उधर जैसे बेड़ो नज़दीक है, कुछ को रांची भेज के, कुछ को लापों
कॉलेज भेज करके और सब लड़की को भी अपनी लड़की बच्ची को पढ़वा लिखवा रहे हैं। मुन्नावती कुमारी की जीवन गाथा संघर्ष की राह पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्ति की है। जीवन की राह में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए रांची यूनिवर्सिटी से पीजी संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर यूनिवर्सिटी टॉपर होने के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर बन गईं। मेरा मंझला भाई हरक साहू जी के कहने पर मैं संस्कृत विषय के साथ इंटरमीडिएट में नामांकन कराई और बाकी अन्य विषय भी मेरे थे। हिंदी था, इतिहास था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था और मेरा मेन पेपर संस्कृत भी था। तो उस समय भी मेरे पास आर्थिक स्थिति बहुत तंगी थी। मुझे मेरे घर से करमचंद भगत महाविद्यालय की दूरी 20 किलोमीटर पड़ता है। उस 20 किलोमीटर की दूरी मैं कैसे आऊँ? रोज़ कंटिन्यू तो मुझे पैसा मिल भी नहीं सकता है कि हम अपना बस का किराया भाड़ा दे सके। तब मुझे एक विद्यार्थी जो ककरिया हाई स्कूल पढ़ने जाता था वो बोला कि दीदी हमारे विद्यालय में हाई स्कूल ककरिया में संस्कृत विषय का पोस्ट खाली है, वहाँ पर टीचर वगैरह कोई है ही नहीं, तो वहाँ आप जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ अभी प्रभारी श्री अमर सिंह जी हैं तो हो सकता है आपको रख ले। तब मैंने एक पिटीशन बनाया कि मुझे आपके विद्यालय में संस्कृत विषय पर सेवा देने की आप कृपा करें। तब सर जी को बहुत मतलब मेरे बातों से बहुत प्रभावित हुए और उस समय संस्कृत शिक्षक का पद रिक्त भी था, सरकार की ओर से बहाली भी नहीं हुई थी। तो मैं वहाँ पर प्राइवेट तौर पर एसएस हाई स्कूल ककरिया में लगभग 700 बच्चे को मैं पढ़ाती थी, कंटिन्यू पढ़ाती थी, जिससे मेरा संस्कृत का एक पकड़ जो था थोड़ा पूर्व स्थिति में तो बहुत निम्न था, लेकिन बाद में जिस तरह मैं पढ़ाते गई तो मेरा और पढ़ाई उसमें मजबूत होते गया और मेरा व्याकरण में संस्कृत के किताबों पर बहुत अच्छा फोकस रहा। और इस तरह से मैं 2005 ईस्वी में इधर केसीबी कॉलेज बेड़ो में नामांकन भी कराई और कभी कभी मैं पढ़ने आती थी कॉलेज पर और वहाँ मैं पढ़ाती थी। 2010 ईस्वी तक लगातार मैं राज्य संपोषित उच्च विद्यालय ककरिया में मैं वहाँ पर बच्चों को सेवा दी। उसी बीच में केसीबी कॉलेज बेड़ो से 2007 ईस्वी में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जिसमें मेरा 2nd डिवीज़न हुआ, यानी 55% लाकर मैं पास की। उसके बाद मुझे और आगे पढ़ने का लालसा रहा, तो मैं पुनः उसी महाविद्यालय में बीए संस्कृत ऑनर्स लेकर मैं नामांकन कराई और 2007 से लेकर 2010 तक मैं वहाँ अपना संस्कृत विषय का मैं वहाँ पढ़ाई की और इधर मैं ककरिया स्कूल पढ़ाने के लिए कंटिन्यू जा ही रही थी। उस समय मुझे ज़्यादा पैसा मिलता भी नहीं था, जहाँ मैं ककरिया हाई स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1000 रुपया मिलता था। उस पैसे को मैं बहुत कॉस्टली बचा कर मैं रखती थी। ये बहुत ही मेहनती, मिलनसार तथा छात्रों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणादायक हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं। ये अनुशासन के लिए बच्चों को काफ़ी शिक्षा देती थीं। बच्चे इनके पठन पाठ से बहुत ही प्रभावित हुए और ये इनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए उत्साहित हैं। मुन्नावती कुमारी काफ़ी मेहनती हैं। इन्होंने अपने जीवन में लेबर का काम भी किया और कठिनाई को झेलते हुए आज ये +2
विद्यालय की शिक्षिका बन गई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। निर्धनता एक परिस्थिति है जिसमें लोग जीवन के आधार पर जरूरतें जैसे कि अपर्याप्त भोजन, कपड़े और छत आदि को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भारत में ज्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी तक हासिल नहीं कर पाते। गरीबी की वजह से ही बच्चे परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्कूल छोड़ मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो जाता है। इसी गरीबी को मुन्नावती ने अपने परिवार में भी देखा है। पिता स्वर्गीय देवी दयाल साहू एक छोटे मोटे किसान थे। माता स्वर्गीय देव कुमार देवी और 3 भाई व 2 बहन का लालन पालन करने में असमर्थ थे। शिक्षा का महत्व हमारे पिताजी ही बताए कि शिक्षा से ही हम लोग एक आगे बढ़ सकते हैं। खेती बाड़ी तो हम लोग का ज़मीन जगह बहुत कम है, इसलिए खेती बाड़ी में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह से एक सद्विचार करके हम लोग सहयोग अपने आप में हो करके पढ़ने लिखने का काम शुरू किए, तो उसी वक्त हम लोग को नाना कर्म का विघ्न बाधा उत्पन्न होने लगी। मुकदमा ज़मीन का मुकदमा भी कुछ आदिवासी ज़मीन वाला था तो चला, बीच में हल बैल मरने लगा, उसमें भी काफ़ी परेशानी। फिर भी हम लोग कष्ट को झेलते हुए किसी का लेबर कूली करते हुए हम लोग आगे बढ़े और बढ़ते मैट्रिकुलेशन पास किए। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद मेरी छोटी बहन जो अभी 10+2 में सक्सेसफुल हुई, उसको हम लोग मदद किए। तो बीच बीच में हम लोग जब लेबर करते थे तो कुछ पैसा इसको भी देते थे। बीच में कुछ ऐसे झगड़ा झंझट भी हो जाता था, नहीं पढ़ती थी, अच्छा डिवीज़न नहीं आया कह के, तो उसमें कुछ आपसी कलह उत्पन्न होती थी। लेकिन फिर भी मेरी बहन जैसे मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद इंटर में अच्छा डिवीज़न से पास की, बैचलर की डिग्री भी बहुत ही अच्छा पास की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की जब डिग्री हासिल की तो हम लोग सारे परिवार इसके डिग्री को देख के गदगद हो गए। गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी टॉपर हो गई। ये बहुत ही रोचक हम लोग को लगा। मुन्नावती सुबह का घरेलू काम करने के बाद में जैसे समय मिलता था, कहीं भी अगर बैल बकरी चराना हो तो अपना पुस्तक कॉपी पकड़ करके खेत में भी कुछ अध्ययन कर लेती थी। कुछ रास्ते में किसी जानकार आदमी से कोई प्रश्न पूछ लेती थी। फिर शाम में अपना घरेलू काम करने के बाद में 10 बजे रात तक कड़ी मेहनत करती थी, पढ़ती थी। मिट्टी का तेल, करंज तेल का दिया वगैरह से पढ़ती थी। उस समय तो बिजली नहीं था, और बिजली नहीं था तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। लोग कहते थे अरे बहुत पढ़ेला, बहुत तेल खर्चा होते, ऐसे कहते थे देहात के लोग। लेकिन ये किसी तरह अपना पढ़ाई उसी मिट्टी के दिया से कर लेती थी, दीपक से। मुन्नावती ने लाख अड़चनों के होते हुए भी कभी पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। बचपन की शिक्षा गांव के ही मिडिल स्कूल से पूरी कर संत पॉल हाई स्कूल लोधमा, जो कि गांव से 5 किलोमीटर दूर था, वहां से मैट्रिक 1997 में दिया और फेल हो गई। मुन्नावती एक आज्ञाकारी छात्रा थी। जब भी स्कूल में किसी भी समस्या होती थी, वह समस्या को खुलकर शिक्षकों के पास रखती थी। वास्तव में इनकी गरीबी बहुत अधिक थी, लेकिन लगनशील थी, व्यवहार कुशल था, और इसलिए स्कूल में सब प्यार करते थे इन्हें। चाहे खेल हो, चाहे किसी तरह का काम हो, या कहीं भी किसी भी तरह की समस्याएं हो, वहाँ पर खूब तन मन से लग जाती थी। और इस तरह पढ़ाई बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे। हो सकता है परिस्थिति ने इनको बीच बीच में रोक रहा था होगा, और इसीलिए शायद मैट्रिकुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा। मुन्नावती कुमारी यहाँ जब 1994 में एडमिशन ली, उस समय हमारे हेड मास्टर फादर आइजक खलखो थे, अभी तो नहीं हैं। और ये बहुत गरीब छात्रा थी, और इसको फादर बहुत मदद किए, हम भी मदद किए समय पर इनको। और
ये 97 में जब मैट्रिक फर्स्ट में लिखी उस समय फेल कर गई और उसके बाद 98 में ये थर्ड डिवीजन से मैट्रिक पास की और मैट्रिक पास करने के बाद इधर उधर पढ़ाई तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में फिर पढ़ाई शुरू की और ककरिया हाई स्कूल में भी पढ़ा रही थी। 5 साल तक पढ़ाई एक टीचर के रूप में। और ककरिया से दुलैचा आना जाना बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन साइकिलिंग करती थी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं तो एक के विकास के साथ साथ दूसरे का भी विकास हो सकता है। उनको मतलब कि देख कर के भी शिक्षा आगे बढ़ सकता है। लोगों में यह भी भावना हो सकता है कि गरीब परिवार की लड़की अगर अच्छा कर रही है, पढ़ लिख के अच्छा बन रही है, तो दूसरे लोग भी इसको अनुकरण करेंगे और शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकता है। मुन्नावती ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1998 में फिर परीक्षा दिया और विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए तृतीय श्रेणी में पास किया। मैं इनका परिवार को आज से नहीं लगभग 20 साल से जान रहा हूं और ख़ास करके गोवर्धन जी और उनकी बहन, इन्होंने बहुत सारी शारीरिक मानसिक हर तरह की झेलने के बावजूद भी संघर्ष की जो पराकाष्ठा होती है उसको पार लगाते हुए शिक्षा को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। बीच में इनके परिवार में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी, जिस समय इनके माता पिताजी को बीमारी से जूझना पड़ा था और इनका किडनी फेलियर हो गया था। ऐसे समय में इनके परिवार को एक एक इंजेक्शन का दाम करीब करीब 10,000 15,000 रुपया तक लगता था। ऐसे समय में इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और हम इन लोगों को कहा कि भाई मेरे तरफ से जितना भी संभव हो सकेगा हम मदद करेंगे, और वो मदद हुआ और उसको मैं रांची से भी उसका उपलब्धता किया। दुर्भाग्य है कि अंतिम क्षण तक इन लोगों ने प्रयास किया अपने माता पिताजी को बचाने का, लेकिन जो विधि का लिखा हुआ है तो वो गुजर गए। उसके बाद भी खास करके मुन्नावती जो है मजदूरी का काम करके और रोज़ दिन रेजा के रूप में काम करके, कभी कभी इसकी जो जीवन गाथा है ये हम सबों को रुआंसा कर दिया। और इससे जो हम लोगों को जो सीख मिली है और बहुत सारे लोगों को हम सामाजिक जीवन में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक जीवन में सभी लोगों को इनको आदर्श के रूप में, और इनका जो पेपर में निकला था उसका कटिंग करके हम सारे जगहों को बताते थे। जहाँ भी हम लोग इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन भी करते थे वहाँ इस तरह का उदाहरण इनके बारे में देते थे। जिस दिन इनका रिज़ल्ट आया पेपर में पढ़ने के बाद मेरा खुशी से आँख से आंसू गिर गया, और जब ये आई मेरे पास और मुझे प्रणाम की तो उस दिन का जो मैं वर्णन अपने इसे नहीं कर सकता हूँ। इसी दौरान पिता की तबीयत खराब हो गई। माँ को किडनी की बीमारी ने परेशान कर रखा था। ऐसे में जब घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो मुन्नावती ने हार नहीं माना। उसने मजदूरी शुरू की। दिन में मजदूरी करती गरीबी के कारण गांव के सरकारी भवनों में, तालाबों में, सड़कों पर रेजा का काम किया। ये सब मुन्नावती की हिम्मत की कहानी आज भी बयां कर रहे हैं। मुन्नावती कुमारी वो मेरे स्टूडेंट रही थी और उसका स्कूल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण कभी कभी वो क्लास में एब्सेंट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वह जब भी स्कूल आती थी अपने जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसको रिकवर करने की कोशिश करती थी और उसमें वो कर भी लेती थी और बहुत मेहनती थी। और कभी कभी बाज़ार के दिन में वो कुछ सब्जियां सब बेचना रहता था, इसलिए स्कूल से वो पहले छुट्टी ले लेती थी या तो फिर स्कूल आती ही नहीं थी उस दिन। लेकिन फिर भी वो जब भी स्कूल नहीं आती थी उस दिन का वो दूसरे दिन वो रिकवर कर लेती थी। जिस समय वो यहाँ पढ़ती थी ये दुलैचा स्कूल में, उस समय की स्थिति मैं नहीं जानूँगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया, जब मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ और जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि मुन्नावती जो यहाँ आने से पहले वो गोल्ड मेडल ले चुकी थी
और पता चला कि जो मुन्नावती गोल्ड मेडलिस्ट है वो इस स्कूल में पढ़ चुकी है और यहाँ रेजा कुली का भी काम करती थी। गरीबी की ऐसी मार किसी पर पड़ी हो तो वो सपने में भी आगे बढ़ने की नहीं सोच सकता, लेकिन मुन्नावती ने इस बात को समझ लिया था कि शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती थी। साइकिल से आते हुए हम लोगों ने इनको देखा है और मेधावी थी, लगनशील थी और लगनशीलता के साथ इसके पास एक नैतिकता का बहुत ऊंचा गुण था जो आज इसको आगे पहुंचाया। जहां तक इसके जैसे बहुत से छात्र यहाँ पढ़े, आगे बढ़े और अपने दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं, देश के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। उसी तरह यह बच्ची भी इस महाविद्यालय के एसेट थी उस समय जब महाविद्यालय का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। आज जितने भवन देख रहे हैं वह भवन नहीं थे, यही 2 भवन था जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल अखलाकुर रहमान किदवई द्वारा किया गया था। उस 82 से लेकर अभी तक यह महाविद्यालय शिक्षा का ज्योति जला रहा है। वैसे छात्रों के लिए, वैसे आदिवासी, नन आदिवासी, इस क्षेत्र में निवास करने वाले गरीबों के उत्थान के लिए यह महाविद्यालय आज भी प्रयासशील है। और हम लोग अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि जो छात्र के पास पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं ले पा रहा, उसको भी व्यक्तिगत रूप से मदद देकर हम लोग उनका एडमिशन कराते हैं ताकि वह पढ़ पाए। महाविद्यालय के सेट के रूप में अभी मुन्नावती कुमारी हमारे बीच उपस्थित है और इसको देखकर यहाँ के छात्र छात्राएँ प्रभावित होते हैं और इससे प्रेरणा लेकर वे भी अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर देश की सेवा में जुट जाएं और आगे बढ़ें। यह एक मॉडल उपस्थित करता है। सन 2005 से 2010 तक 5 वर्ष तक राज्य संपोषित उच्च विद्यालय ककरिया में बच्चों की सेवा की और यहाँ से मिलने वाले मानदेय से करमचंद भगत महाविद्यालय बेड़ो से सन 2007 में इंटर द्वितीय श्रेणी से पास किया। मुन्नावती मेरी ही स्टूडेंट रही एमए और एमफिल में, बहुत ही अच्छी बच्ची रही। इनका जुनून को मैं सलाम करता हूँ कि इस एज में आकर भी इन्होंने जितनी मुसीबतें सही होंगी, जिस क्षेत्र से ये आती थी, जिस प्रकार ये इन्होंने मेहनत की है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये इनकी जैसी बच्ची मैंने नहीं देखी आज तक, ये मैं कहूँगा, और आगे भी शायद नहीं देख पाऊँगा, जो इतनी जुनूनी होती थी अपनी पढ़ाई के लिए कि लोग बहाने ढूंढते थे कि कॉलेज किस तरह ना जाना पड़े, डिपार्टमेंट किस प्रकार ना आना पड़े, विभाग में कहाँ से कैसे भाग सकें। ये उनमें से है जो बहाने ढूंढ कर विभाग आया करती थी। शिक्षकों से रोज़ मिलना, उनसे बातें करना, अपनी सब समस्याओं को उनके सामने रखना, विषयों को बिल्कुल तार तार कर देना और समझना, ये इनकी खूबी रही है। मैं सच में इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा इस बात के लिए भी कि जिस तरह अभाव में रहकर इन्होंने इस मुकाम को पाया है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए जो बहुत सुदूर से आते हैं, दूर से आते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास अभाव की कमी है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए एकदम प्रेरणा के स्रोत हैं। तब इसी कॉलेज के संस्कृत के गुरुओं ने मुन्नावती को सलाह दी कि ग्रेजुएशन संस्कृत से करना ठीक रहेगा, क्योंकि रोजगार के लिए उसमें संभावनाएं अधिक होती हैं। और यहाँ से मुन्नावती को नई दिशा मिली। सन 2010 में मुन्नावती ने संस्कृत में ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी से पास किया। काम का बहुत जुनून था और पढ़ाई में भी इनको बहुत अथी था और ये पढ़ाई का भी इनको बहुत लगन था और हमने काम करवा रहे थे। ये बोली कि हम काम करेंगे और ये काम भी करती थी। हम सोचते थे कि पढ़ाई करती है तो क्या काम करेगी, लेकिन नहीं, ये काम भी करती थी और काम का इसका बहुत जुनून था। काम करके आज ही इतना दूर तक नाम रोशन की है और आगे इतना ही अभी बढ़ी है और फिर बढ़ेगी। ये गई, हम काम करवा रहे थे तो बोले कि भैया हम भी काम करेंगे, हमको भी। तो हम बोले भी तुम पढ़ती है, तुम काम करेगी? नहीं भैया हम करेंगे, हम लोग का गरीबता जानिए रहे हैं। ऐसे बाबूजी लोग, भाई लोग, ऐसे 2 भाई इनका मेरे साथे पढ़ते थे। इनका दोनों बड़ा भाई, एक और छोटा भाई इनका थे, वो भी काम किए, छोटा भाई भी काम किए। और ये काम करने में बहुत इनका मेहनत रहा और मेहनत से बहुत रंग लाए हैं और आगे भी जाके ही बहुत कुछ करेंगे। इनका पेपर ऊपर में भी पहले भी आया। इस बात को मुन्नावती ने चरितार्थ किया कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो हर कठिन रास्ते को पार किया जा सकता है। मुन्नावती ने गुजर बसर करने के लिए रेजा कुली का काम किया
परंतु अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये वक्त के कठिन थपेड़े को भी झेलती रहीं। बीए संस्कृत ऑनर्स की फाइनल परीक्षा लिखने से पहले मेरे बाबूजी स्वर्गीय देवीदयाल साहू जी का निधन हो गया। चूँकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम लोग सही सलामत उनका इलाज नहीं करा पाए, और रांची के हरमो रिसर्च हॉस्पिटल जो अभी भी है वहाँ उनका इलाज चल रहा था डॉक्टर अभय कुमार के द्वारा, लेकिन भी हम लोग परिवार की ओर से बचा नहीं पाए और बाबूजी का अकस्मात निधन 15 मार्च यानी 14 मार्च की आधी रात को उनका निधन हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल असहाय हो गई, क्योंकि मेरा फाइनल परीक्षा बीए का सामने था। मैं रोने लगी और कैसे मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, अब परीक्षा तो अब मैं नहीं लिख पाऊँगी। लेकिन मेरे भाई लोग बोले कि तुम परीक्षा का फॉर्म भर चुकी है, जाओ परीक्षा लिखो, तैयारी है चाहे नहीं है, जो पहले पढ़ी है तुमको जैसा समझ में आएगा वैसा तुम परीक्षा लिखना। तो इस तरह से परिवार के कहने पर मैं फाइनल परीक्षा रांची मरवारी कॉलेज में आकर मैं लिखी, और मेरा परिणाम जब आया तो मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुआ, क्योंकि जब मैं परीक्षा का परिणाम देखा तो मेरा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। बेड़ो कॉलेज में जब मैं पढ़ रही थी उस समय रूम भी नहीं थे मेरे लिए पढ़ने के लिए, बहुत कम थे, 2 तला तो थोड़ा सा बना हुआ था ही। और वहाँ जब मैं पढ़ती थी तो पेड़ के नीचे जो आकाशीय लिप्टस का जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे गिट्टी जो है, उस गिट्टी में बैठकर मैं पढ़ती थी। और हमारे आचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर उपेंद्र कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर रामजीवन शर्मा जी, ये हमारे 3 आचार्य थे। उनके साथ मुझे पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैं वही गिट्टी में ही पढ़ती थी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए, शायद हो सके भविष्य मेरा सुधर जाए, भविष्य इस तरह का मुझे कठिनाई नहीं होगी। इस तरह मेरे मन में अपने से एक मतलब कि सोच उत्पन्न होने लगा। उसके बाद मैं रांची विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में एडमिशन के लिए मैं आई, और हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा जी मुझे ये गाइडलाइन दिए कि अभी संस्कृत विषय पर एडमिशन हो रहा है, तुम जल्दी से करा लो। तो उनके मार्गदर्शन पर मैं संस्कृत विभाग में नामांकन कराई और पढ़ने लगी। सन 2010 में पिता के निधन और बीमार मां की सेवा के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा और सन 2012 में एमए में टॉपर रही। उस वक्त मैं ही विभागाध्यक्ष थी। जब ये क्लास करने आती थी तो मैंने देखा कि ये रेगुलर नहीं है क्लास करने में। तो मेरा अपना एक स्वभाव है, मैं विद्यार्थियों से ज़रूर पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं रेगुलर हैं क्लास के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैडम कुछ समस्या है। मैंने कहा कि आप मेरे से एकांत में मिलिए, चैम्बर में आइए और मेरे से बातचीत कीजिए। तब जब इनसे मैंने बातचीत की तो पता चला कि इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। इनमें पढ़ने की जिजीविषा है और ये इसके लिए रेजा का काम करती हैं। तो भीतर से मैं कहीं बहुत द्रवित हो गई और मुझे लगा कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसकी इस इच्छा में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो फिर मैंने इनको कहा कि देखिए ऐसा है कि 75% अटेंडेंस तो मस्ट है, हम उसके लिए बाध्य हैं, लेकिन आपको मैं इतनी स्वतंत्रता देती हूँ कि आप प्रतिदिन नहीं आ सकती हैं तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन आइए और बाकी जो 3 दिन है उसमें अपना काम तो आप कीजिए ही, साथ ही साथ कुछ लिख करके लाइए जिसको कि हम लोग देखें यहाँ पर। और देख करके वैसा यदि हम लोग करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी और आपका काम भी जारी रहेगा और आपका स्वाभिमान भी सुरक्षित रहेगा।
तो ये बातें मैंने इनसे कही और इनको मैंने अनुमति दी। तो ये सप्ताह में 3 दिन आती थीं और फिर मैंने इनको कहा कि विभाग का जो पुस्तकालय है वो आप विद्यार्थियों के लिए ही होता है, तो आपको जो पुस्तक लेनी है यहाँ से लीजिए और उसको पढ़िए। जब आती हैं, क्लास अगर नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो लाइब्रेरी में बैठ कर के पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनसे पूछिए। यदि कोई और शिक्षक व्यस्त है तो मेरे पास आइए, मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ कर दूंगी आपका। ये मुन्नावती का हौसला ही था कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैट्रिक से एमए तक अंक प्रतिशत बढ़ता ही गया, यानी एक और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी तो उससे कहीं अधिक रफ्तार से इनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ रहा था। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि किसी स्कूल में पढ़ाऊँ ताकि मुझे कुछ रहने के लिए, खाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है मैडम, तो वो काम कर सकूं। तो फिर मेरा इससे संपर्क नहीं रहा और जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि इसे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था। उसने किसी प्रश्न को लेकर हम लोगों से डिस्कशन किया, तभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसके मन में जो दुविधा थी उसने यहाँ आके शिक्षकों के साथ शेयर किया कि इसका आंसर ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। हम शिक्षक भी थोड़े उस मामले में थोड़े कंफ्यूज थे, पर जाकर हमने भी पता किया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने सोचा, किताब से देखा और मुझे खुशी हुई कि ये अपने हर प्रश्न को चाहती थी कि मैंने जो किया है वो सही हो। तो वहीं पे मुझे इसके थोड़े ज्ञान का पता चला कि काफ़ी अच्छी इसकी पकड़ है संस्कृत पर। लेकिन सन 2014 को मां के निधन ने मुन्नावती को तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें उनकी मां बनकर प्रेरणा दिया प्रोफेसर रफत जहां ने, जिन्होंने मुन्नावती को बीएड करने में बहुत मदद किया और हर परेशानी और हर कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। कहते हैं ना कि होनहार बिरवे के चिकने चिकने पात, तो इनके भाइयों से भी मालूम आता कि ये बचपन से ही बहुत शौकीन थी पढ़ाई लिखाई की और बहुत ज़्यादा, बहुत गरीबी में पली है। मतलब अगर ये चूल्हे के पास भी है या गट्ठर में अगर वो लकड़ियाँ ढो के जंगल से लाती थी ये, तो उस वक्त भी ये जो है वो अपने पोएम के द्वारा, अपने गाने के द्वारा गाती थी कि कल मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूंगी। ये एक आशा थी और आज बहुत ही खुशी के साथ हमको ये बोलना पड़ रहा है कि मुन्नावती आज 10+2 की शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। मैंने इसका एक माँ का रूप अदा किया। इसकी माँ 21 अगस्त 2014 में एक्सपायर कर गई और इससे पहले ये बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि मेरी माँ बेड पे है, मेरी माँ की दोनों किडनी डैमेज हो गई है। मैं इसको सांत्वना देती रही, बहुत इत्मीनान दिलाते रही, कोई बात नहीं बेटा तुम पढ़ो। ये कॉलेज आने जाने से भी कतरा रही थी, घबरा गई थी, बिल्कुल कहती थी कि मैडम हमसे अब बीएड नहीं हो पाएगा, मेरी माँ लगता है दुनिया से चली जाएगी। तो मैं बोली कि तुम छुट्टी ले लो, तुम माँ की सेवा करो, लेकिन तुम छोड़ना नहीं बेटा। बीएड जो है, मेरे फादर भी कहते एक बार कि बेटा बीएड कर लेना तो वो लड़कियों के लिए हथियार है, इसलिए मैंने अपने फादर की बात को दोहराया। मेरे फादर भी हेडमास्टर रह चुके थे, तो मैंने कहा कि बेटा ये हथियार है, कभी बीएड तुम नहीं छोड़ना, तुम माँ की पहले सेवा कर लो। फिर इसकी मदर जो है वो एक्सपायर कर गई 21 अगस्त को 2014 को माँ एक्सपायर कर गई। थोड़े दिनों के बाद ये क्लास आना शुरू की। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लड़कियां इसे पागल भी करार दे दी कि ये पागल है, ये क्या करेगी, मुन्नावती कुछ भी नहीं करेगी, मुन्नावती में तो कुछ है ही नहीं है। मैं इसको बहुत इत्मीनान से किनारे बुलाती, समझाती, पढ़ाती लिखाती और इसको किनारे में फिर भूखे पेट भी रहती थी, फिर खिलाती थी इसको कैंटीन से और कहती थी बेटा तुम कल का सोचो, कल के भविष्य का सोचो, कल तुम्हारा दिन बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ माँ, कल सचमुच मेरा दिन बहुत अच्छा आएगा। मैं कहती थी हाँ बेटा एक दिन तुम्हारा दिन बहुत अच्छा आएगा। और बहुत ये मतलब हमसे इतना ज़्यादा क्लोज हो गई कि मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है, मैंने इसको चौथे बच्चे में अपने शामिल कर लिया, कहा तुम मेरी चौथी बेटी हो। हम लोग 4 हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। इसको अपने फैमिली में हमने शामिल किया और ज़ुबान से हमने इसे अपना बेटी माना और ये भी एक माँ के रूप में मुझे देखने लगी। इस तरीके से दिन गुजरते चले गए। ये बहुत अच्छा फिर करने लगी, पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी, राइटिंग इसकी 1 नंबर, मोती के जैसा इसकी राइटिंग चमकती थी। मैं कहती थी कल का भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा मुन्नावती, तुम बहुत अच्छा करोगी। हाँ माँ मैं बहुत अच्छा करूँगी।
हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा करोगी। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस टीचिंग, अभी जैसे लड़कियां 4 महीने के लिए यहाँ मैडम ने बात किया यहाँ गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में, तो यहाँ पे बच्चियाँ 4 महीने के लिए प्रैक्टिस टीचिंग अभी चल रहा है। तो मुन्नावती भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूल जाती थी। उस समय मेरे पास आई और रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात हुई बेटा? तो कही माँ सब लोग साड़ी बांध के जाते हैं, मेरे पास साड़ी थी। आज भी वो दिन मेरे दिल को छूता है। और मैंने कहा कि बेटा तुम एक माँ के नाते एक साड़ी की सोचती हो, तुम्हारे लिए हज़ारों साड़ी कुर्बान। और मैंने जो सका इसके लिए साड़ी पेटीकोट ब्लाउज मैंने दिया और बहुत सुंदर ढंग से ये तैयार होकर जाती थी। कोई लड़की नहीं पकड़ सकी कि ये इतनी गरीब है। तो इसका दिन इस तरीके से हुआ और ये बीएड जो है वो डिस्टिंक्शन से पास की। आज मुन्नावती एक ऐसी प्रेरणा है जो समाज के लिए उदाहरण तो है ही, साथ ही गरीबी से शिक्षा ही लड़ सकती है, इस बात की भी गवाह है। जब मेरा एमए का रिजल्ट आया तो मैं रांची विश्वविद्यालय से टॉपर रही। तब लोग बोले कि जो टॉपर होता है उसको 1 साल के लिए सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा करने का मौका भी मिलता है और गोल्ड मेडल भी प्राप्त होता है। मैं खुशी से बहुत मतलब कि झूम उठी और खुशी से मेरे आंसू गिरने लगे। उसके बाद मैं 2013 में एमफिल का नया रांची विश्वविद्यालय में कोर्स निकला हुआ था। मैं एडमिशन कराई, उसमें मुझे पढ़ने के लिए वहाँ पुस्तकालय से बहुत पुस्तक सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ। एमफिल और बीएड कर रोजगार पाने की तैयारी तक के सफर में इनको बहुत से हाथों ने थामा, इनके दुख सुख में मदद कर जीवन की राह में साथ दिया। संस्कृत के विकास में हमारा निरंतर प्रयास चलता रहता है और इसी प्रयास के क्रम में हमारा एक वर्ग चला था ध्रुवा में, आवासीय वर्ग। 12 दिनों का संस्कृत आवासीय वर्ग संभाषण वर्ग चलता है। वहाँ छात्रों को व्याकरण के साथ साथ संस्कृत बोलने का हम लोग वहाँ मैंने उनको प्रशिक्षण देते हैं और इसी प्रशिक्षण के क्रम में मुन्नावती जी हमारे संस्कृत संभाषण शिविर में ध्रुवा में आई और इनकी प्रतिभा को देख करके मुझे इनके प्रति मैं आकर्षित हुआ। फिर उस वर्ग के बाद भी मेरे साथ इनका संपर्क रहा। इसी बीच में इनकी संस्कृत शिक्षक माने माध्यमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का समय आया। इन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि सर मुझे ठीक से संस्कृत में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं अपने यहाँ संस्कृत भारती का कार्यालय है प्रज्ञा भारती में लालपुर में, मैं इनको कुछ इनके और साथियों को मैं बुलाया। इनके प्रति ज़्यादा मैं सहानुभूति रखा और अपने यहाँ इनको हर तरह की सुविधा मैं देने का प्रयास किया। और इनके अंदर तो प्रतिभा थी ही क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट था ही पहले से ही। और उसके बाद हमारे यहाँ भी एक हमारे मित्र हैं संस्कृत भारती के कार्यकर्ता हैं डॉक्टर शैलेश मिश्र जी, वो भी हमारे इस कोचिंग में आकर के इन बच्चों को पढ़ा रहे थे संस्कृत में। और एक संजोग था कि ये भी आई और इनके साथ और भी करीब 15 विद्यार्थी थे और प्राय सब के सब पास कर गए थे। तो संस्कृत में इनकी रुचि को देखते हुए और ख़ास करके मुन्नावती की रुचि संस्कृत में मैंने देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। बरसों रेजा मजदूरी करने के साथ जो सपना मुन्नावती ने देखा था वो साकार हुआ जब देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हाथों सोने का तमगा गले में डाला गया। मैंने बहुत से छात्रों को पढ़ाया, बहुत अच्छे मध्यम कई तरह के छात्र मिले। उसमें 2005 से लेकर 2010 तक आईए और बीए में एक छात्रा मुन्नावती कुमारी थी जिसने आईए और बीए की शिक्षा मुझसे ग्रहण की। यद्यपि वहाँ 3 शिक्षक थे, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामजीवन शर्मा, दूसरे पद पर मैं था और तीसरे पद पर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार मिश्र थे। लेकिन छात्रों के बीच मेरी लोकप्रियता अधिक थी और इसीलिए प्रत्येक समस्या पर छात्र मुझे ही ढूंढते थे। मुन्नावती इसी तरह की एक जिज्ञासु विद्यार्थी थी। यद्यपि यह बहुत गरीब परिवार से आती है लेकिन इसकी जिज्ञासा
बहुत प्रशंसनीय है। शिक्षा ग्रहण के बाद अब रोजगार पाने के लिए मुन्नावती ने प्रयास जारी कर दिया था, परंतु वहां भी कठिनाइयां कम नहीं थीं। छोटी छोटी जरूरतों को आर्थिक रूप से पूरा करने में सक्षम ना होते हुए भी हार नहीं माना और इनके इरादों को देख कई लोगों ने मुन्नावती को मदद किया। मुन्नावती भी अलग नहीं है हम लोगों से, और जब एमए में इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। खाली गोल्ड मेडल लेकर के इन्होंने गोल्ड मेडल को अपने घर में सजा करके नहीं रखा, इसकी और बहुत अधिक ऊंची महत्वाकांक्षा थी, जिसमें उसने महारत हासिल की, सफलता हासिल की। और एक समय था जब इसके पास आने जाने को पैसा, किताबें खरीदने को पैसा, समाचार पत्र खरीदने को पैसा नहीं हो पाता था, क्योंकि थोड़े मध्यम वर्ग से, गरीब वर्ग से आती हैं। तो एक बार ऐसे ही बातों बातों में इन्होंने कहा कि दीदी समाचार पत्र पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने भी कहा ठीक बात है, बिना समाचार पत्र के तो अप टू डेट होना मुश्किल है, और तुमको जहाँ तक महत्वाकांक्षा तुम्हारी है उसके लिए तो तुम्हें समाचार पत्र पढ़ना ज़रूरी है। मैं मात्र इसे 200 रुपया देती थी, मैं इसे ज़्यादा तो नहीं दे पाती थी, लेकिन मुझे लगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वानर डाल रहे थे, लेकिन एक छोटी गिलहरी उसमें मात्र छोटे कंकड़ पत्थर ही डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न जो मैं थोड़ा बहुत इसको दे पाती हूँ वो कंकड़ पत्थर काम करेगा। तो ये कंकड़ पत्थर को इसने इतनी महत्ता दी, और समाचार पत्र पढ़ते हुए आज ये इस मुकाम तक पहुँच पाई है। मैंने जहाँ बहुत पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है, लोग हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन इसकी जज्बात, इसकी महत्वाकांक्षा, इसकी लगन, इसकी मेहनत, इसकी ऊंची सोच ने इसको यहाँ तक उड़ा करके पहुँचा दिया। इस तरह समाज का साथ मिलता रहा और आज नौकरी ने मुन्नावती को एक ऐसी युवती जो संघर्ष की मिसाल के रूप में स्थापित किया। 2016 ईस्वी में झारखंड टेट का झारखंड सरकार की ओर से परीक्षा हुआ, उसमें भी मैंने पास किया, लेकिन उसका बहाली नहीं हुआ। उसके बाद 2016 में ही दिसंबर माह में मैंने फार्म भरा, और 2017 में मैं हाई स्कूल की परीक्षा लिखी, जिसमें मुझे 96% अंक प्राप्त हुआ, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा थी। और पीजीटी की परीक्षा तुरंत उसके बाद हुई। पीजीटी की परीक्षा में भी मैं वहाँ उत्तीर्ण हुई, उसमें भी मुझे 84% प्राप्त हुए। मुन्नावती की नियुक्ति के साथ उनके रोजगार की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और उन्हें सरकार ने शिक्षिका बनाकर सर्वप्रथम इटकी की सरकारी स्कूल में योगदान देने के लिए भेज दिया। 18 दिसंबर को हमारे विद्यालय में 7 नए +2 शिक्षक आए। उनमें से एक मुन्नावती मैडम भी थी। उन्होंने हमारे विद्यालय में योगदान दिया। वो दिखने में बहुत सरल स्वभाव की, बहुत घुलनशील, मिलनसार, सबसे वो बहुत अच्छे से हंसकर बात करती थी, और वो किसी भी बच्चों के पास जाती तो बच्चे सहर्ष उनके पास आ जाते और उनसे अपनी समस्या वो बताते। मैं मैडम के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि मैडम जो दिखने में है इतनी स्वभाव की शांत, ये सादगी, वैसे वो मन की भी बहुत सुंदर हैं। उनका बोली वचन, काम करने के प्रति उनकी जो निष्ठा, वो काफ़ी सभी टीचरों से वो बिल्कुल अलग हैं। और हमारे विद्यालय के लिए वो जितने दिन भी वो यहाँ रही, निस्वार्थ होकर हमारे विद्यालय के लिए उन्होंने काम किया। हर एक कामों में उनका सराहनीय ये रहा, हर काम में वो बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, चाहे वो विद्यालय कार्य, पठन पाठन में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में। सभी कार्यक्रमों में वो हमेशा आगे रहती और बच्चे उनके पीछे। मैडम बहुत अच्छा वो पढ़ाती थी और बच्चों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए भी, पूरे विद्यालय के लिए। और उनके बारे में हम लोगों को जब पता चला कि वो
बचपन जो था उनका बहुत ही गरीबी में बीता। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके इस मुकाम तक वो पहुंची है, वो मुझे काफ़ी उनसे सीखने को मिला। स्कूल के सब शिक्षकों को जब ये पता चला कि एक ऐसी युवती की नियुक्ति उनके स्कूल में हुई है जो जीवन के कठिन परिस्थितियों से लड़कर शिक्षिका बनी है, तो उन्होंने गर्मजोशी के साथ मुन्नावती का स्वागत किया। सभी शिक्षकों से मुझे मुन्नावती मैडम कुछ अलग नजर आई। इनमें जो कार्य करने की जज्बा है, क्षमता है, वो बाकी शिक्षकों से इन्हें अलग करती है, चाहे वो शिक्षण कार्य हो या गैर शिक्षण कार्य। मैंने देखा कि ये सभी कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और बच्चे इनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। और बच्चों की प्राथमिकता होती थी कि कोई भी अगर सार्वजनिक कार्य हो रहा है या विद्यालय गैर शिक्षण कार्य हो रहा है तो वो चाहते थे कि मुन्नावती मैडम उनका प्रतिनिधित्व करे। तो ये इनमें खूबियाँ थी। और मैंने तो काफ़ी बाद में जाना, जब इन्होंने इस स्कूल से जब ये मैडम जाने लगी तब इनके बारे में पता चला कि मुन्नावती मैडम किस परिस्थिति में रहकर अपना पढ़ाई पूरा किए और इस मुकाम तक पहुँचे। तो मैं जब इन बातों को जाना तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इनसे, और तब मुझे लगा कि मतलब आखिर ये पहुँची कैसे। इनका जज्बा जो दिखता था स्कूल में, और वो जज्बा बताता था कि इनका रिजल्ट बेहतर होने का क्या कारण रहा और ये क्यों गोल्ड मेडलिस्ट बनी। मुन्नावती एक ऐसी युवती हैं जो हर काम को, चाहे वो शिक्षा का हो या सामाजिक, पूरी मेहनत व लगन से करती हैं। कारण कि उनके जीवन के संघर्ष से उन्होंने यही जाना है कि बिना मेहनत और लगन के कोई काम सफल नहीं हो सकता है। जो पढ़ा लिखा तबका होता है वो उस काम को नहीं करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए भी ये आमादा हो जाती हैं। जैसे वृक्षारोपण की बात हो रही थी हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में, तो हमारे यहाँ कुदाल नहीं था। हमने देखा कि ये कुदाल दूसरे के घर से जा कर के खुद लाई और अपने से खोदी और वृक्षारोपण की। तो इस तरह का जज्बा जो है इनके अंदर हमने देखा। ये तो गैर पढ़ने पढ़ाने के अलावे इस तरह का काम है। पढ़ने पढ़ाने में की बात जहाँ तक है, तो जब भी वो क्लास में जाती थी तो अक्सर जो है बच्चे शांत रहते थे और इनकी बातों को बड़ी गौर से सुनते थे। हमने कई बार इनको देखा। अब शिक्षिका के रूप में मुन्नावती स्थापित हो चुकी हैं और बच्चे भी बहुत कुछ उनसे सीख रहे हैं। बच्चों और शिक्षकों की प्रिय बन चुकी मुन्नावती का इटकी से जब नगड़ी स्कूल में तबादला कर दिया गया तो बहुत दिनों तक वहां के बच्चे उन्हें याद करते रहे। इसी कारण मुन्नावती समय समय पर इटकी स्कूल के बच्चों से मिलने जाया करती हैं। मैं संस्कृत मैम से फर्स्ट टाइम जब मिली थी तो मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम मुझे सुप्रभात बोलना। तो मैंने सोचा कि मैम संस्कृत की मैम है या हिंदी की, मुझे पता नहीं था कि मैम किस सब्जेक्ट की टीचर है। जब मैं क्लास आई और मैंने पूछा कि मुन्नावती मैम किस विषय की शिक्षक है, तो सभी ने बताया कि संस्कृत। मैम हमेशा हम लोग को संस्कृत में कुछ बताने की कोशिश करती है। कहती है कि जो चीज़ संस्कृत में बोलने नहीं आता है उसको भी बोलो, ताकि तुमको समझ में आए कि हम कैसे उसका उच्चारण करें। मैंने सबसे पहले पठामा पठामी बोला था, तो मैम ने कहा था कि ऐसे नहीं कहा जाता है। तो मुझे लगा मैंने बचपन से ही पठामा पठामी ऐसे पढ़ते आए, मैम ऐसे क्यों बोली। फिर जब मैम का उच्चारण मैंने सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैम संस्कृत के शब्दों को ऐसे उच्चारण करती है जैसे उसका सही मतलब निकल सके। मेरे उच्चारण में कुछ गलतियाँ थी तो मैम ने मुझे समझाया। उसके बाद जब मैंने घर जाके उसका उच्चारण किया तो बहुत ही शुद्ध उच्चारण हो रहा था। मैम जब संस्कृत में श्लोक बोलती है और कहती है कि पढ़ने के पहले इसको बोलना, तो मैंने उसको भी बोल के देखा। वो संस्कृत के श्लोक बहुत ही अच्छे थे, उनको बोलने से मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती थी। और मैम के जीवन से मैं एक बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना चाहती हूँ कि मैम जब इतने कठिन परिश्रम करके इतना आगे आई है तो मैं भी मैम की तरह आगे जाना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मुन्नावती मैम का आशीर्वाद पाके उनके जैसा बन सकूँ।
मुन्नावती का मानना है कि सभी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को उनकी जरूरत है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन एक शिक्षक ही दे सकता है। इसलिए शिक्षक को ईमानदारी से शिक्षण कार्य करना चाहिए। वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे समाज के लिए। जब हमने देखा कि वो एक सामान्य से भी नीचे तबके से काम करते हुए इतना आगे बढ़ी, तो बच्चों के बीच में भी काफ़ी उत्साह था कि वो आ रही हैं, वो आ रही हैं, वो आ रही हैं। तो इसमें हर बच्चा अपने आप में एक मुनावती मैडम का छवि देख रहा है और निश्चित रूप से ये बच्चे भी उससे प्रेरित होकर काफ़ी अच्छा करेंगे। मुन्नावती न्यूज़पेपर के माध्यम से ही इनके बारे में मैं जानती थी, और जब इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, अपना योगदान दिया, उसके बाद मैं इनसे परिचित हुई और इनके पूरे जीवन के बारे में संक्षिप्त में मैं जानकारी हासिल की। तो हमको लगा कि जितना इन्होंने स्ट्रगल किया है अपने जीवन में और जिस ऊंचाई पर ये पहुंची हैं स्ट्रगल करके, वो तारीफ़ काबिल है। उनके व्यवहार से पूरा हमारा स्टाफ और हमारे अध्ययनरत बच्चों के बीच में भी व्यवहार कुशल के नाम पर छाई हुई हैं, मिलनसार हैं और हर काम में मदद करने के लिए अग्रसर रहती हैं। लोगों के लिए आगे होल लाइफ पूरे जब तक ये शिक्षा रहेगी हमारी, तब तक ये प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। ऐसे लोग भी हैं जो इतनी विषम परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए ठान लेते हैं। वाकई ये बातें जो है, ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये सच है। और जिस तरीके से मैडम बच्चों में हौसला भरती हैं, जिस तरीके से वो संस्कृत वाचन करती हैं क्लास में, अब मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। मुन्नावती भविष्य में लेक्चरर बनना चाहती हैं। इस ओर उनकी पहल भी हो गई है। लोगों में मुन्नावती जैसी शक्ति मिले, ऐसा ही उनकी चाहत है। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। वेल डन मुन्नावती कुमारी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि